नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। जब आंसू महादेव के सामने गिर जाए तो न्याय भी ईश्वर ही करते हैं। आज वो वैष्णवी भी अपने मायके से पूरी तरह से दूर है, जो हर समय साक्षी का जीवन मुश्किल बनाने में जुटी थी। और रमन और उसकी माँ भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं। रमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मंजरी का कोई अता पता नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर फोन भी ट्राई कर लिया, पर मंजरी ने फोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साक्षी की तरफ देखा, पर साक्षी ने तो ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि साक्षी जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधवी जी के की आवाज आई तो अंदर कमरे में आकर देखने लगा। माँ उदास से बिस्तर पे पड़ी हुई थी। आंखों से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने रमन की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। देखकर रमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मंजरी अभी थोड़ी देर में ही आती होगी, आप परेशान ना हो। वापस आखिर मोबाइल उठाकर मंजरी को फ़ोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पे ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी तुम आज भी लेट आई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भैया जी क्या बताएं, कितनी भी कोशिश कर लें ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मंजरी अंदर कमरे में गई तो दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया। इधर रमन अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमन लड़ने के मूड से रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, साक्षी ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई, जहाँ पे अब वो शिक्षिका बन चुकी है। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कर क्या सकता था। आखिरकार उसने मंजरी के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में लाकर मंजरी को आवाज़ दे दी, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। इतने में मंजरी निकलकर बाहर आई तो चाय उठाने लगी। तब रमन ने पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुनकर मंजरी ने रमन की तरफ देखा और, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक हैं। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी तक रमन ने सवाल किया तो मंजरी ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी, उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी। शायद इसीलिए वो आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था। लगाया तो था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है, चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ खाया पिया नहीं है। टेबल पे सब सामान ऐसे ही रखा हुआ है। सुनकर रमन को अपनी पत्नी साक्षी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। रमन मंजरी के सामने ही बोला, ना जाने कैसी औरत है ये, कैसी पत्नी है मेरी, जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखाई देती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पे, तब भी वो ऐसा ही करती। कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को कह नहीं पा रही, तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती। लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं है भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी हैं। मंजरी के सवाल से रमन हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। रमन वहीं बैठ गया और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में रमन का दिमाग घूमने लगा। जब साक्षी उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, उसके आने से जैसे ईश्वर का खुद कदम पड़ गया उसके घर में, क्योंकि वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। घर में बहुत कुछ अच्छा था। घर में माँ माधवी जी थी, नंद वैष्णवी थी और रमन ही थे। और साक्षी के आने के बाद वो लोग 4 लोग हो गए। रमन का परिवार बिल्कुल छोटा सा परिवार, पर पता नहीं क्यों माधवी जी साक्षी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा ही अपनी सास वाली टेक में रहती। उन्हें लगता कहीं उनके इकलौते बेटे को साक्षी छीन कर न ले ले। बस इसी कारण से हर चीज में मीन मेख निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत में शुमार था। और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। रमन अपनी माँ के नज़दीक ज़्यादा था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए वो भी साक्षी को 2-4 बातें सुना देता। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज के लिए अपनी नीली यूनिफॉर्म लेके जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकाल के साक्षी को धोने देने के लिए भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने के लिए जाने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देख के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने देखा कि वैष्णवी की गलती है, फिर भी उसने साक्षी की ही तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया। तब साक्षी ने भी कह दिया, माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
वैष्णवी ने मुझे ड्रेस ही नहीं दिया तो मैं कैसे धोती। लेकिन इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और रमन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे ये बातें सुना रही है, कल को तो घर से धक्के देके निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। रमन ने भी आओ न देखा न ताओ, सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पे जड़ दिया। साक्षी आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और वो दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी, सब कुछ छोड़ के चली जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई, क्योंकि माता पिता ने यह कहकर साथ नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा रहता है। माधवी जी को जब ये बात पता चली कि इसके माता पिता भी साथ नहीं देने वाले, तब उनके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। साक्षी के आंसू सिर्फ भगवान के सामने ही गिरते थे। साक्षी माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी। रमन, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर पे ही थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफ़ी बनाकर लाने कहा। साक्षी कॉफ़ी बनाकर ला ही रही थी कि अपने कमरे से तेजी से निकलती हुई वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को भी कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। यह सुनकर माधवी जी और रमन अपने कमरे से दौड़ के चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पे दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा गया था कि साक्षी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल के बल जाके गिरी। पेट के बल गिरने की वजह से उसके पेट पे बहुत जोरदार चोट लगी और दर्द के मारे वो छटपटाने लगी। रमन तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर साक्षी को छटपटाता देख रमन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला साक्षी का मिसकैरेज हो चुका है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। माधवी जी ने साफ कह दिया, हम तो इसकी अब देखभाल नहीं करेंगे, इसे अपने माँ बाप के घर छोड़ के आ। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसके मायके में अगर उसे छोड़ आता तो लोगों को भी पता चल जाता कि साक्षी के साथ आखिर हुआ क्या था। और रमन ये नहीं चाहता था कि लोगों को, खास करके बाहरी लोगों को, साक्षी की हालत के बारे में पता चले कि इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। इसलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलाई। तब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी। मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी की देखभाल के लिए रखा गया था। रमन ने मंजरी को रखकर अपनी जिम्मेदारी से तो इतिश्री कर ली। अब मंजरी ही साक्षी को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में मंजरी माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को भी अच्छी तरीके से देख सकी थी और रमन के स्वभाव को भी। रमन ऑफिस के काम से बिजी तो रहता, पर यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बना के खा पी लेते, लेकिन साक्षी के लिए खाना उन्हें देना तो बहुत दूर की बात, खाना बनाना भी उनके लिए दूभर होता था। मंजरी जब तक घर पे नहीं आती तब तक साक्षी भूखी प्यासी बैठी रहती। उसे कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। मंजरी की गैर मौजूदगी में साक्षी को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नज़र नहीं आती। ना जाने कितने दिनों से ना पूजा की थी। हाँ, बस दिल में महादेव को जरूर याद करती थी कि उसकी तकलीफ़ों को दूर करे। खैर, धीरे धीरे समय के साथ साक्षी ठीक हो गई और सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। रमन, वैष्णवी और माधवी जी ने मना भी किया, कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर साक्षी ने इस बार अपना दिल पक्का कर लिया। वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज इस बातों को 4 साल हो गए हैं। साक्षी दोबारा कंसीव नहीं कर पाई तो माधवी जी रमन की दूसरी शादी करने पे उतारू हो गई। पर साक्षी कुछ कहती ही नहीं थी, लेकिन वो तलाक लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह से साक्षी इस घर से निकल जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को भी उम्मीद थी कि साक्षी बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साक्षी ने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे आपकी माँ की देखभाल नहीं करनी है, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है। मैं कोई महान नहीं, कोई देवी नहीं जो इतना कुछ झेलने के बावजूद इनकी सेवा करूं। जिस तरीके से साक्षी ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा, रमन और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी नज़रें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने ससुराल से आकर यहाँ रहने के लिए तो साफ मना कर दिया। फिर एक बार मंजरी को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि
साक्षी घर से जाने से पहले रमन और माधवी जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे घर के करती थी, बस सेवा नहीं करती थी, क्योंकि माधवी जी को देखते ही उसे घृणा आती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो साक्षी से कह दे कि माँ की सेवा तुम करो। इन सब बातों को कुछ दिन ही बीते थे कि रमन का एक एक्सीडेंट हो गया और उसे कुछ चोट आई। जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो रमन को एक और बात पता चली कि अब रमन अपने पिता बनने की भी क्षमता खो चुका है। ये रिपोर्ट आने के कुछ दिनों के बाद ही साक्षी ने रमन को एक कागज़ का डॉक्यूमेंट्स देकर साइन करने के लिए कहा। वो डॉक्यूमेंट्स डाइवोर्स पेपर्स थे। अब साक्षी को रोकता भी रमन किस मुँह से। तो साक्षी को जल्द ही डाइवोर्स मिल गया। रमन अपनी माँ के साथ अकेला तन्हा अपने कर्मों को अब याद कर रहा था। सच ही कहा है किसी ने, किसी को इतना मत रुलाओ कि उसके आंसू भगवान के सामने गिर जाए और फिर भगवान ही उसका न्याय करने के लिए मजबूर हो जाए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।